नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ में हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सीएम धामी ने भी शिमला संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रचार किया, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में आयोजित विजय संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने शिमला की जनता से सुरेश कुमार कश्यप के लिए जन समर्थन मांगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर बात की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड हमने देश के सामने रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में परिवारवाद और तुष्टीकरण का उल्लेख किया है। धामी ने कहा कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया भारत को विश्वास की नज़र से देखती है और 4 जून को हमारा 400 पार का संकल्प पूरा होने जा रहा है। वही ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है। इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीज़ें सब विरासत में मिली है। इनके लिए चूँकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया। इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम इनकी बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दे। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो, या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो, या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं। और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहाँ की बहुत सारी जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियाँ हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया। जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं, और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया। अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टीकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी ये करना चाहते हैं। मुझे सच बताऊं तो चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूं तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्जाम में बैठा दिया जाता है
और एग्ज़ाम का जो पेपर में क्या आने वाला है उनको ठीक प्रकार से उनका होमवर्क भी नहीं होता है, ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं होती है और उनका रिजल्ट हमेशा वही आता है। इस बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट लगातार आता रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज देश के सामने आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जो है अब ये चुनाव किसी उस पर चला गया है, विशेष मुद्दों पर चला गया है या ध्रुवीकरण पर चला गया है। तो इसमें यही बात है कि जब देश के अंदर सुशासन हुआ है, 10 सालों में देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो फैसले वास्तव में देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। चाहे देश में धारा 370 का समापन हो, सीएए का कानून देश के अंदर लागू किया गया हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो, या भगवान राम का भव्य मंदिर बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय के रूप में लिए गए। वहीं गरीब कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में अनेक काम हुए, अनेक योजनाएं गरीबों को जीवन को आगे लाने के लिए की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ। हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया आज भारत को एक विश्वास की नज़र से देख रही है, एक आस्था भारत पर लोगों की बढ़ी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन संपूर्ण दुनिया को देने का काम भारत की सरकार ने किया है, वो वास्तव में जो हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको मजबूत करने का। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है। वही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग शुरू होगी। आगे उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया। हरिद्वार में बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक से लेकर भाईचारा चौक तक सिंचाई विभाग की ओर से नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। दरअसल नाले का निर्माण कई महीनों से चल रहा है, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हो रखा है सिंचाई विभाग वालों के वजह से यहाँ पे नुकसान डेली पे डेली यहाँ हादसा हो रहा है। यहाँ पे लोगों ने कूड़ादान बना लिया है, जो कि यहाँ से कूड़ा ले आके कूड़ा इसमें डालते हैं और उसके बाद यहाँ से स्कूल के बच्चे भी डेली कॉलोनी से जाते हैं, बसें भी आती हैं, बच्चे भी कई बार इसमें गिर गए, उनको निकाला गया। यहाँ पे कई हादसे हो गए हैं, जो कि हमारे पिछले रात को यहाँ पे गाड़ी गिर गई, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर को काफ़ी चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर उस ड्राइवर को कुछ हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और इसको यहाँ से समाधान निकाला जाए, क्योंकि नहीं आगे अगर कोई हादसा होगा इसका जिम्मेदार सीधा प्रशासन होगा। ये नाला लगभग 4-5 महीने से खुदा हुआ है, प्रशासन इसको कोई भी देखने नहीं आ रहा। जेई को कंप्लेन करो सुनता नहीं, और कई हादसे हो चुके हैं। ये गली का ये कॉलोनी का रास्ता भी है, हमारे ट्रक 2-3 बार गिर चुके हैं। आज हमारा ट्रक रात को गिर गया, जिसमें ड्राइवर को चोट आ गई काफ़ी और वो हॉस्पिटल में है।
और कई बार हमने कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरी बात, मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा खोद के ले गए यहाँ से और भराव भी नहीं कर रहे हैं और न ये कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, 2-3 बार हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं। और आगे बारिश हो रही है, बारिश के टाइम में ये सारा मिट्टी खुद गिर के नीचे गिर रही है सारी, और आगे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, नाले के निर्माण को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए रोहित, हरिद्वार के जिला बागरात ब्लॉक में एक नाले का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि बरसात से पहले अब लोगों को यह डर सताने लगा है कि यदि नाले का निर्माण पूरा नहीं होता है तो यहाँ पे लोगों के सामने कई तरह की दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाएगी। हालांकि लोग अभी भी इस नाले की खुदाई को लेकर परेशान है, क्योंकि लगातार करीब 5-6 महीने से इस नाले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी नाले को अलग अलग जगहों से खोदा गया है। जहाँ पे पुलिया डालनी थी वहाँ पे अभी तक उससे पुलिया नहीं डली, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो गई। इतने नहीं, जो स्कूली बच्चे हैं उनको आए दिन कई दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे वहां से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पे गंदगी के कारण बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है वो गंदी हो जाती है, और साथ ही साथ जो व्यापार है वो भी ठप होने लगे है नाले की वजह से। क्योंकि जहाँ नाले की खुदाई की गई उसके आसपास जो दुकानें वो पूर्ण रूप से बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण जो दुकानों में रखा हुआ सामान है वो खराब होने लगा है। और साथ ही साथ ग्राहक को दुकानों में आने में भी कई तरह की दिक्कत परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर जो स्थानीय दुकानदार है, व्यापारी है, उनका यहाँ पे विरोध देखने के लिए मिला। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस नाले का काम कराया जाए, जिसको लेकर यहाँ पे स्थानीय लोगों ने एक प्रदर्शन भी किया है। जी रोहित। मनोज, ये भी बताया जा रहा है कि जो डेडलाइन थी उससे कहीं ज़्यादा समय से ये नाला खोदा हुआ है, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक जो समय सीमा दी गई थी नाले को लेकर वो समय सीमा बीत चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे नाले का काम जो है पूरा नहीं हो पाया। जब अधिकारियों को से बात की जाती तो अधिकारियों का यही कहना होता है कि लगातार जो यहाँ पे नाले का निर्माण है वो किया जा रहा है और समय से इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये नाले का जो निर्माण है पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थानीय लोगों को इस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये भी देखने में सामने आया कि यहाँ से जब नाले से मिट्टी खोदी गई थी उसका अवैध रूप से भंडारण किया गया था, जिस वजह से अभी तक जो नाले के आसपास जो मिट्टी का भराव करना होता है वो नहीं हो पाया, जिस वजह से यहाँ पे कई तरह के हादसे भी होते रहते, गड्ढे जो है उनका भराव नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पे गाड़ियां फंस जाती है, कई हादसे भी यहाँ पे होते रहते हैं। जी रोहित। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन पर एक शख्स ने पत्नी की डिलीवरी के दौरान बच्चा चोरी करने का आरोप लगाया है। दरअसल महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की खबर पर शख्स अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टरों ने तीमारदारों से महिला को ये कहकर रेफर कर दिया कि दूसरा बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है। इसके बाद उनके परिजन तुरंत महिला को ऋषिकेश एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला के गर्भ में बच्चे का चेकअप किया तो बच्चा गर्भ में नहीं मिला। वहीं जब परिजनों ने रुड़की सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से दूसरे बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ होने की बात कहकर मामले से पर्दा झाड़ लिया, जिसको लेकर शख्स का आरोप है कि उन्होंने सिविल अस्पताल से डिलीवरी के दौरान एक मृत बच्चा प्राप्त हुआ और दूसरे बच्चे के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं दी गई। वहीं पुलिस से डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे बच्चे को ढूंढने की मांग की है। मेरा नाम गुलाब सिंह है जी, मैं गाँव ठोई से गुरुनाथगढ़ से जी। गुलाब सिंह जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जी, मैंने सर 2 अल्ट्रासाउंड करवाई थे। एक देवन डी के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी। एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी। सर 2 बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता नहीं चला, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी। उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। फिर मैं 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी। मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी। क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ देंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी। तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो वहाँ से इमरजेंसी में मैंने अपनी घरवाली भर्ती करी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चा तो पहले डिलीवरी हो चुका है। तो मुझे सर यही कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वर्बली 2-3 दिन पहले आ गया था और ऑफिशियली आज ही हमें थाने से लेटर प्राप्त हुआ है। और इस संबंध में मैंने CMO को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था
और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के हैं पूरी जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। पर अभी तक जो भी सूचना आई है हमारे हिसाब से और एम्स के यहाँ से एक बच्चा डिलीवर होने के बाद में जब डॉक्टर ने को दूसरे बच्चे का कहीं कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने इस सेफर साइड में इसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया था कि ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो उसके अंदर। तो जो भी होगा वो जांच के अंदर हमारी पूरी उसके अंदर हमारी आ जाएगी। उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग लगातार अवैध लैब और क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने 32 अवैध क्लिनिकों और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7,60,000 का जुर्माना वसूल किया है। साथ ही कुछ अस्पतालों और क्लिनिक भी सीज किए हैं। देखिए, अगर हम 23-24 की बात करें तो लगभग 43 जगह हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें 32 जगह हमारे द्वारा सीधे सीधी कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई के अंगेज हमने फिर उसमें पेनल्टी लगाई थी और पेनल्टी लगाने के बाद में नियमानुसार चालान संचालन किए जाने की शर्त पर उनको खोला गया था, जिसमें हमारे द्वारा 7,60,000 जो लगभग जो है वो पैसा उसमें वसूला गया था, शास्ति वसूल की गई थी। और लगातार हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आप पंजीकृत की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 706 जो सेंटर हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें 202 जो हैं वो स्थायी और 504 जो है वो अस्थायी पंजीकरण है यहाँ पर। तो जो भी पंजीकृत नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ या नियम के विरुद्ध अगर उनके द्वारा कोई प्रैक्टिस की जाती है तो उस पर फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। तीन तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे और चौथी तरफ संकरी गहरी घाटी वाले केदारनाथ क्षेत्र में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। बावजूद इसके यहाँ हेलीकॉप्टर अंधाधुंध उड़ान भर रहे हैं। 14 साल में केदारनाथ घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान जहां सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, लेकिन धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस साल भी हेली सेवाएं दी जा रही हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा और डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGAC की देखरेख में हेली सेवा संचालित की जा रही है। विषम परिस्थितियों वाले केदारनाथ धाम में जहां Mi-26 और Mi-17 हेलीपैड मौजूद हैं, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं है, जिस कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। स्थिति यह है कि हवा की दिशा को जानने के लिए हेली कंपनी प्रबंधन की तरफ से केदारनाथ और केदार घाटी के हेलीपैड पर झंडियां लगाई गई है, जिससे हवा की अनुमानित दिशा के हिसाब से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। केदार घाटी से केदारनाथ जब हल्की बारिश से कोहरा छाने लगता है, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर संशय बना रहता है। काफ़ी हद तक जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त IMD के ओर से जो है जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है, तो उस पर जो है मौसम का वेरियस जो पैरामीटर्स है वो जो है लगातार रीड होता है। आगे जो है और भी जो है कई सारा इक्विपमेंट्स वहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, तो इससे जो है बेहतर एक फोरकास्ट वहाँ पे मिलेगा, जिससे जो है सेफ ऑपरेशंस हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। इसके लिए अनुरोध हमने पिछले साल भी किया है, तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर वो भी हो जाता है तो यहाँ पे और भी मतलब सेफ यात्रा के ओर से हम आगे बढ़ सकते हैं। एयर कंट्रोल ट्रैफिक रूम और हवा की दिशा के बारे में जानकारी देते हुए यूकाडा के अपर सचिव C रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चलती है उसमें बड़ा चैलेंज मौसम का है। वहां एकदम से मौसम बदलता है, उससे डिसेबिलिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एंटायर वैली में कैमरे स्थापित किए हैं, जिससे रियल टाइम फीड पायलट के फोन में भी और जो कंपनी के कंप्यूटर हैं
उसमें भी स्क्रीन पर दिख जाता है, जिसके आधार पर वह फ्लाइंग कर सकते हैं और यह मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर एक ATC स्थापित किया जाए, जिसके लिए हमने पिछले साल भी अनुरोध किया था और वह उसमें कार्य कर रहे हैं। अगर वह हो जाता है तो हेली सेवा और भी सेफ होगी। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉकीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है। उससे जो है रियल टाइम फीड जो है वो पायलट्स का मोबाइल पे भी और संबंधित कंपनी का जो है पास जो भी कंप्यूटर्स है वहाँ पे जो है वो स्क्रीन में जो है दिख जाता है। उससे जो है वो रियल टाइम अपडेट देख करके वो विजिबिलिटी के आधार पर जो है वो फ्लाइंग कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग अब कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कंट्रोल रूम के बिना लोगों की जान को खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले सरकार को एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीजों का रोड मैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है और सरकार पूरी तरीके से फेल है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों को का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उससे सरकार बची है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एयर ट्रैफिक भारत सरकार की तरफ से किया जाता है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि अगर कहीं भी कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं तो DGAC के मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हवाई यात्रा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश के हित में जो भी हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। देखिए, एयर ट्रैफिक भारत सरकार के DGAC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है और अपने आप स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हर साल चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाने की मांग की जा रही है। वहीं यूकाडा भी ATC पर काम करने की बात कर रहा है। पिछले दिनों ही केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया था, जिसमें बाल बाल यात्रियों की जान बची थी। लिहाजा देखना होगा कि आगामी दिनों में हेली सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या इंतजाम किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल TV। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।